चलिए तो बच्चा लोग आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं प्रोटीन से। ठीक है, तो हमारा हेडिंग होगा आज का प्रोटीन्स। सबसे पहले याद रखिए, प्रोटीन आर द बॉडी बिल्डिंग मटेरियल। हम क्या बोलते हैं? बॉडी बिल्डिंग मटेरियल। दूसरा पॉइंट, दो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन बायोस्फीयर। मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन, एक काम करते हैं ना, इसको ऐसे लिख लेते हैं। फर्स्ट इन बायोस्फीयर, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। रूबिस्को। एंड सेकंड इन एनिमल वर्ल्ड। एनिमल वर्ल्ड वो होगा कोलेजन। एनिमल वर्ल्ड का सबसे बड़ा प्रोटीन, मतलब सबसे अबंडेंट प्रोटीन कौन है? तो कोलेजन फाइबर्स। चलिए, इसका यूनिट क्या होता है भाई प्रोटीन का? प्रोटीन का यूनिट क्या होता है? यूनिट इज अमाइनो एसिड। बहुत सारा अमाइनो एसिड मतलब क्या बनाता है? प्रोटीन। नेक्स्ट इज, इनको सब्स्टिट्यूटेड मीथेन बोलते हैं। अमाइनो एसिड की हम बात कर रहे हैं। अब अगर हम लोग बात कर रहे हैं अमाइनो एसिड के लिए, दो तीन बात। सबसे पहला पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट, इनको बोलते हैं सब्स्टिट्यूटेड मीथेन। ऐसा क्यों बोलते हैं अभी समझ में आ जाएगा। एक बात जरा हमको बताना, मीथेन का स्ट्रक्चर क्या होता है? क्या ये मीथेन अभी हम जो बना रहे हैं वो मीथेन है? नहीं है, बिल्कुल ये मीथेन है। थोड़ी देर पहले हम लोग बात किए थे सब्स्टिट्यूटेड कार्बोहाइड्रेट या डिराइव्ड कार्बोहाइड्रेट, है ना, जो बोलते कि अगर जो वैलेंसी है उसको आप सब्स्टिट्यूट कर दो और उससे कोई और चीज बना लो तो आप उसको बोलोगे डिराइव्ड। तो ये सब्स्टिट्यूटेड मीथेन इसलिए है क्योंकि मीथेन था, देखो इसको कैसे चेंज किया गया ये आप याद रखोगे। ये कार्बन मीथेन का, उसके ऊपर में जैसे हाइड्रोजन था वैसे है, यहाँ वाला हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट करके COOH आ गया है, और इधर में NH2 मतलब अमोनिया ग्रुप। तो देखो, एक ऐसा स्ट्रक्चर तुमको दिख रहा है, ये अमोनिया ग्रुप है। अगर बायोलॉजी में ऑर्गेनिक पढ़ ली होगे तो पता चला होगा कि ये बेसिक नेचर का होता है, और COOH एसिडिक नेचर का, ये सब लोग जानते हैं। और अभी देखो, कार्बन का 3 वैलेंसी फुलफिल हो गया, एक और वैलेंसी बचा है, इसको मैं लिख रहा हूँ R। आप 10th में भी जब पढ़े होगे कार्बन एंड कंपाउंड तो वहां पे आपने पढ़ा होगा कि R से हम लोग फंक्शनल ग्रुप को डिनोट करते हैं। जब कभी कोई एक ऐसा फंक्शनल ग्रुप हो जो वेरिएबल हो सकता है, मतलब इस R की जगह पे कोई भी फंक्शनल ग्रुप आ सकता है, और जो फंक्शनल ग्रुप आएगा उसके हिसाब से नाम हो जाएगा, इसको बोलते हैं वेरिएबल ग्रुप। कैसे, अभी समझते हैं। वेरिएबल ग्रुप याद रखिए। अमाइनो एसिड के बारे में आप दो तीन चीज याद रखिए। ये कायरल कंपाउंड होता है। मोस्ट ऑफ, ऐसे तो ये आपको आराम से समझ में आ जाएगा, ये आपको बताते नहीं भी बताते ना, फिर भी आपको अगर ये स्ट्रक्चर याद था, ये कायरल मॉलिक्यूल होता है, ये आप समझ जाएंगे जब आप जानेंगे कायरल किसको बोलते हैं। मोस्ट ऑफ द अमाइनो एसिड आर कायरल मॉलिक्यूल। कायरल किसको बोलते हैं? अ कार्बन which has 4 different functional group, functional group attached on it, attached on it। देखो इस केस में देखो,
अगर आप ऐसा कह रहे हो कि ये H है, ये COOH है, ये NH2 है और ये R है, R मतलब कुछ भी हो सकता है। देखो अगर ये R के जगह पे H हो जाए, है ना, कार्बन के साथ साथ जो ऐड हो सकता है वो कुछ फंक्शनल ग्रुप तो हो ही सकता है, साथ में एक हाइड्रोजन भी होने का चांसेस बनता है। तो हाइड्रोजन को छोड़कर और कोई जुड़ेगा तो ये बिल्कुल एक कायरल मॉलिक्यूल होगा, क्योंकि इस कार्बन से चारों का चारों अलग जुड़ा हुआ है। देखो हम कुछ दिखाते हैं तुमको। अगर आप ये डायग्राम देखोगे, यहाँ तो दिया ही नहीं है। अच्छा रुक जाओ, आई गेस आपके एनसीईआरटी में पेज नंबर 144 में दिया हुआ है। एनसीईआरटी में पेज नंबर 144, रुको अभी लाता हूँ दिखाता हूँ। देखो ये एक नॉर्मल स्ट्रक्चर है, ये एक नॉर्मल स्ट्रक्चर है किसी प्रोटीन का। यहाँ देखो COOH एक साइड, इस कार्बन पे देखो, इस कार्बन पे देखो, या उसको कलर चेंज कर दे तो अच्छा रहेगा। इस कार्बन पे अगर आप देखोगे तो एक तरफ COOH है, दूसरी तरफ NH2, देखो या तो NH2 मिलेगा या NH3 प्लस मिलेगा। ठीक है, NH2 होता है, कब क्या कैसे होगा ये समझ में आएगा तुमको थोड़ा देर में समझ में आएगा। यहाँ बहुत ज्यादा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, इसीलिए तुमको कभी NH2 NH3 प्लस दिख रहा है। यहाँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, और जो तुम देख पा रहे हो उसको बोलते हैं टॉटोमेरिज्म। एक फेनोमेना यहाँ हो रहा है, इसको बोलते हैं टॉटोमेरिज्म। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का काम है, यहाँ का काम नहीं है। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये सब जरूर पढ़ोगे, कोई टीचर नहीं छोड़ सकता। टॉटोमेरिज्म बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। खैर देखो, तो इस कार्बन पे एक हाइड्रोजन आपको दिख रहा है, एक COH फिक्स दिख रहा है, एक NH2 दिख रहा है, और ऊपर में R दिख रहा है। R एक वेरिएबल ग्रुप है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अभी समझेंगे कैसे। देखो ये वाला H, ये वाला कलर वापस से चेंज कर देता हूं, ये वाला H देखो यहां पे शिफ्ट किया हुआ है, देख रहे हो, ये वाला H यहाँ पे शिफ्ट किया हुआ है। H यहां से गायब है, H यहां से भी गायब है। COO माइनस, आप इसको ऐसे समझ सकते हो, पूरा पूरा टोटोमेटिज्म हम यहाँ एक्सप्लेन कैसे करें ये सोच रहे हैं, बट थोड़ा टेढ़ा खीर लग रहा है, क्योंकि पूरा पूरा टोटोमेटिज्म हम एक्सप्लेन करें तो पहले तो पूरा बेसिक बात करना पड़ेगा, टेंशन हो जाएगा। चलो कोई नहीं, ज्यादा टेंशन नहीं बढ़ाते हैं, सीधा सीधा बस समझ लेना है कि ये कार्बन से 4 होता है। अच्छा इस फॉर्म को याद रखना, अगर एक ही मॉलिक्यूल पे पॉजिटिव भी रहे और नेगेटिव भी रहे तो वैसे मॉलिक्यूल को हम लोग बोलते हैं ज्विटर आयन। ज्विटर आयन, ये याद रखना, कहीं लिख लो, भी कहीं लिख लो ज्विटर आयन क्या होता है, कैसे ये शिफ्ट कर रहा है, थोड़ा सा ध्यान रखना। पहले वाले में देखो इस तरफ H प्लस है, देख रहे हो, पहले वाले में यहाँ तुमको दिख रहा है पॉजिटिव चार्ज, दूसरे वाले में तुमको यहाँ दिख रहा है, और तीसरे वाले में मतलब तीसरे वाले में यहाँ दिख रहा है, और दूसरे वाले में एक ही मॉलिक्यूल पे प्लस भी और एक ही मॉलिक्यूल पे माइनस भी। अगर कभी भी ऐसा हो तो उसको बोलते हैं ज्विटर आयन। ठीक है, बाकी क्या कैसे समझेंगे, अभी तो बस ये समझ लेना है कि ठीक है, जो चल रहा है ठीक चल रहा है। चलो अब अगला चीज जो तुमको दिखाना है वो यहाँ है। किस्मत से आपको पेज नंबर भी दिख रहा है, आप चाहे तो अपने बुक में देख सकते हैं। और ध्यान से देखो, एक कार्बन कार्बन कार्बन, NH2 ग्रुप H ग्रुप, NH2 ग्रुप H ग्रुप, NH2 ग्रुप H ग्रुप, ऊपर में COH फिक्स, ऊपर में COH फिक्स। अभी यहाँ देखो, अगर एक वेरिएबल ग्रुप H हो जाए तो इसको बोलेंगे ग्लाइसिन। ये सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड है। ये क्या है?
सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड, यही लिख लो, कॉपी में क्यों ज्यादा टेंशन दोगे, यही लिख लो सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड, क्योंकि यहाँ पे बुक से पढ़ना बहुत जरूरी है। ये सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड है, ठीक है। अच्छा, यहाँ एक और बात याद रखो, ये एकमात्र है जो नॉन कायरल है। बात कर रहे थे ना जब कायरल बता रहे थे तो बोले थे कि अगर ये H के सिवाय, वेरिएबल ग्रुप H के सिवाय कोई और होगा तो कायरल हो जाएगा, क्योंकि एक कार्बन से जो चारों वैलेंसी जुड़ा है उसमें सब अलग अलग है। बट ग्लाइसिन के केस में देखो दो वैलेंसी सेम हो जा रहा है, इसीलिए बोले कि नॉन कायरल है, एकमात्र अमाइनो एसिड जो नॉन कायरल है। इसके अलावा जितना भी है सब कायरल है, याद रखना होगा। अगर वेरिएबल ग्रुप H हो गया तो उस अमाइनो एसिड का नाम ग्लाइसिन। अगला पॉइंट, अगर वेरिएबल ग्रुप CH3 हो गया तो उस अमाइनो एसिड का नाम अलेनिन। और अगर अमाइनो एसिड CH2OH हो गया तो अमाइनो एसिड का नाम सीरीन। याद रहेगा। खैर, ऐसे याद रख सकते हो, पहला वाला में सिर्फ H, फिर CH3 और तीसरे वाले में CH2OH। आई गेस आपको आपका ट्रिक मिल चुका है ना, याद रखिएगा। चलिए कुछ पॉइंट लिख लें, अच्छा रहेगा। आई गेस ये चीज कॉपी में ही लिख लो, कितना बुक में करोगे। करने का मन तो बुक में भी लिख सकते हो, पेज नंबर 144 में जहां पे अभी ज्विटर बता रहे थे वहां के आसपास में तुम ये चीज लिख सकते हो, ठीक है। चलिए, सबसे पहला सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड तो आप लिख ही चुके हो। नेक्स्ट, अमाइनो एसिड, ऐसे लिखते हैं अमाइनो एसिड। यस, छोड़ना ऐसे लिखो ना। एसिडिक अमाइनो एसिड का एग्जांपल बहुत पूछता है इसमें। एसिडिक अमाइनो एसिड का एग्जांपल तो ग्लूटामिक एसिड। नेक्स्ट, बेसिक अमाइनो एसिड का एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइसिन। एंड तीसरा न्यूट्रल अमाइनो एसिड का एग्जांपल, न्यूट्रल मतलब कोई पीएच नहीं, तो वैलिन, ठीक है। इन सब के बाद एक और आता है, अभी एरोमेटिक कंपाउंड क्या होता है ये भी तुमको ऑर्गेनिक में पढ़ना है, ठीक है। याद रखना, इस तरह का कोई मॉलिक्यूल हो जाए बेंजीन टाइप का। अच्छा, सिग्मा इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन तुम पढ़ चुके हो ना, तुम जानते हो सिग्मा इलेक्ट्रॉन किसको बोलते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन किसको बोलते हैं। अगर ये जानते हो तो याद रखना, कोई भी मॉलिक्यूल जिसमें 2n+2 पाई इलेक्ट्रॉन हो, 2n+2, n क्या है, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड। तुमको हम ऑर्गेनिक से बता दिया, तुमको पढ़ना है ऑर्गेनिक में, शायद ऑर्गेनिक के फर्स्ट चैप्टर में पढ़ोगे, जब चैप्टर एंड होने लगेगा तब। तो जिसमें भी 2n+2 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाए उसको, उस तरह के मॉलिक्यूल को बोलते हैं हाँ एरोमेटिक मॉलिक्यूल। और एक बात और ये भी याद रखना कि ये जो n है 2n+2 में, वो नंबर ऑफ डबल बॉन्ड को रिप्रेजेंट करता है। तो एरोमेटिक अमीनो एसिड का एग्जांपल दो तीन है, एक है फिनाइल एलेनिन, दूसरा है ट्रिप्टोफैन। अच्छा, अमाइनो एसिड दो तरह का होता है, ये सुन लो, बस बस सुन लो, या कहीं कहीं लिख देंगे उसको हिंट, अब नहीं पूछना चाहिए। एक होता है एसेंशियल अमीनो एसिड और दूसरा होता है नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। दो तरह का अमीनो एसिड होता है, टू टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड। एक हुआ एसेंशियल और दूसरा हुआ नॉन एसेंशियल, ठीक है। एक हुआ एसेंशियल, दूसरा हुआ नॉन एसेंशियल। अच्छा, एक और चीज क्वेश्चन बनता है, प्रोटीन सिंथेसाइजिंग अमीनो एसिड। हर वो अमीनो एसिड जो प्रोटीन सिंथेसाइज करता है, कहीं साइड में लिखना, प्रोटीन सिंथेसाइजिंग अमीनो
एसिड, इनका नंबर 20 होता है, याद रखिएगा। 20 अमीनो एसिड ऐसे होते हैं जो प्रोटीन बनाने में हेल्प करते हैं। अब इन्हीं 20 को दो टाइप में बांटा गया है, आइदर एसेंशियल और नॉन एसेंशियल। अगर वो अमीनो एसिड हमारे बॉडी में बन रहा है तो हम उसको बोलेंगे नॉन एसेंशियल, नहीं बन रहा है तो एसेंशियल। जैसे बात है, अगर हमको हमारे बॉडी में नहीं बन रहा है और प्रोटीन बना रहा है तो हमको बाहर में कहीं से तो चाहिए, तब तो हमारे बॉडी में प्रोटीन बनेगा। इसीलिए क्या है कि वो एसेंशियल है, खाना के साथ चाहिए ही चाहिए। और नॉन एसेंशियल इसलिए कि खाना के साथ नहीं भी आया तो कोई नहीं, मेरे बॉडी में तो बन ही रहा है, मेरा काम तो हो ही जाएगा। ठीक है, तो एक को बस हिंट के फॉर्म में लिख देते हैं, नॉट सिंथेसाइज्ड इन आवर बॉडी। इनका नंबर मन कर रहा हो तो याद रख सकते हो, 8 इन नंबर। इनको याद करने का एक ट्रिक है, IL स्क्वायर MPT स्क्वायर V। देखो, आइसोल्यूसिन, लाइसिन, ल्यूसिन, मिथियोनिन, फिनाइल अल्लीन, थ्रियोनिन और ट्रिप्टोफैन, और एक और है वैलिन। यही अमीनो एसिड है। अभी हम सब बोल दिए। आई से आइसोल्यूसिन, 8 नाम बोलेंगे। देखो, आइसोल्यूसिन, लाइसिन, ल्यूसिन, मिथियोनिन, फिनाइल अल्लीन, थ्रियोनिन, ट्रिप्टोफैन और वैलिन। वो सारा का सारा नाम इसमें आ जा रहा है, IL स्क्वायर MPT स्क्वायर V में। आई से आइसोल्यूशन सिर्फ एक है, L स्क्वायर मतलब L से 2, लाइसिन और ल्यूसिन, M से मिथियोनिन। मन करे तो लिख सकते हो, बस एक्स्ट्रा आपके टाइम के लिए सब एक्स्ट्रा है। हाँ, एक और पूछता है, यहाँ पे एक चीज मिस हो रहा है। हाँ, एरोमेटिक में हम लोग कौन कौन लिखे हैं? टायरोसिन नहीं लिखे ना। एरोमेटिक में एक और लिखना था, टायरोसिन। दो चीज मिस कर रहे हैं, यहाँ एक और लिख ही लो, टायरोसिन। अच्छा, उसके अलावा एक और चीज, सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड। थोड़ा काम बढ़ाते हैं, इसको मिटा देना बस एक लाइन। सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड, ये हो जाएगा तुम्हारा सिस्टीन, सिस्टाइन और मिथ्योनिन। मिथ्योनिन याद रखो, मिथ्योनिन। इसके अलावा सिस्टीन और सिस्टाइन इंपॉर्टेंट था, सल्फर कंटेनिंग। ठीक है, चलिए अब आई गेस कि अब आपको कोई टेंशन वाला बात नहीं लग रहा होगा। अच्छा, एक सिंगल लेटर, पुराने बुक में सिंगल लेटर रिप्रेजेंटेशन ऑफ अमाइनो एसिड भी होगा। ये आई गेस पेज नंबर 150 में दिया होगा, एनसीईआरटी में, पुराने वाले में। अच्छा, दो बात और याद रखना है यहाँ से। लेफ्ट एंड ऑफ अमाइनो एसिड जो होता है उसको बोलते हैं एन टर्मिनल। लिखते हैं, जैसे मान लो अगर ये अमाइनो एसिड है तो ये होगा लेफ्ट एंड और ये होगा राइट एंड। मानते हैं ऐसा कि लेफ्ट एंड पे फर्स्ट अमाइनो एसिड था और राइट एंड पे लास्ट अमाइनो एसिड था। ये इंपॉर्टेंट है, लिखिएगा। लेफ्ट एंड का एक नाम देते हैं एन टर्मिनल। लेफ्ट एंड को क्या बोलते हैं? एन टर्मिनल। और राइट एंड को बोलते हैं सी टर्मिनल। राइट एंड को क्या बोलते हैं? सी टर्मिनल। लेफ्ट एंड को क्या बोलते हैं? एन टर्मिनल। याद रखिएगा। कुछ कोड भी है, भी दिख रहा है एनसीईआरटी में, बट नए वाले में चेंज कर दिया है। ठीक है, ये पहले भी नहीं पूछता था, तो अब तो पूछने का चांसेस नहीं बनता, ऊपर से एनसीईआरटी में हटा दिया। जब था तब भी नहीं पूछता था, अब नहीं है तो पूछने का चांस तो और ऐसा बात है, नील हो ही गया। तो अब टेंशन नहीं लेना, अब ये सब नहीं पूछेगा। अब थोड़ा सा वापस से एक बार पीछे चलते हैं, कुछ दिखाने के लिए आपको एक डायग्राम। जो डायग्राम को देखकर हम लोग फिर वापस आएंगे।
ये रहा हमारा डायग्राम। अब हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। 4 फॉर्म में होता है। पहला इज प्राइमरी फॉर्म, जहां आप उसको स्ट्रेट लाइन की तरह मानते हो और ऐसा मानते हो कि बहुत सारा पेप्टाइड, देख रहे हो, यूनिट, स्ट्रेट यूनिट मिलकर एक चेन बनाया है। बहुत सारा पेप्टाइड मिला तो क्या बनाया? पॉलीपेप्टाइड। ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट स्ट्रक्चर इज सेकेंडरी स्ट्रक्चर। सेकेंडरी स्ट्रक्चर, इसमें क्या होता है कि जो पेप्टाइड बॉन्ड था उसके साथ साथ कहीं कहीं हाइड्रोजन बॉन्ड भी बनना शुरू हो जाता है। और इसमें दो तरह का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। एक मिलता है अल्फा हेलिक्स और दूसरा मिलता है बीटा प्लेटेड। अल्फा हेलिक्स मतलब अल्फा के फॉर्म में है, देख लो इस तरह से ये। और बीटा प्लेटेड असली बोलते हैं, देख रहे हो, प्लेट, 2 प्लेट लग रहा है, एक प्लेट दूसरा प्लेट, और दोनों के बीच में लिंक है, देख रहे हो, ये एक प्लेट इधर, इन दोनों के बीच में भी लिंक, फिर प्लेट इधर, इन दोनों के बीच में भी लिंक, ऐसे करके, इसलिए इसको बोलते हैं बीटा प्लेटेड। ये बीटा प्लेटेड और अल्फा हेलिक्स दोनों किसका टाइप है? सेकेंडरी स्ट्रक्चर का। किसका टाइप है? सेकेंडरी स्ट्रक्चर का। तीसरा इज टर्सरी स्ट्रक्चर। टर्सरी स्ट्रक्चर के बारे में आपको याद रखना है कि ये दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर एंजाइमेटिक एक्शन। इसको यहां भी लिख लो, यहां भी लिख लो। जितने भी इंजाइम हैं, मोस्ट ऑफ देम आर प्रोटीन, मोस्ट ऑफ देम आर प्रोटीन। फ्यू 10-5 ऐसा है जो लिपिड है, एंड ओनली 2 ऑफ द enzymes are nucleic acid. क्या? Most of the enzymes are protein, few are lipids, and only 2 of all the enzymes known so far are nucleic acid. मतलब न्यूक्लिक एसिड मतलब डीएनए, आरएनए, आरएनए नहीं, मोस्टली डीएनए ही, डीएनए या आरएनए से रिलेटेड स्ट्रक्चर फॉलो। बट आरएनए इंजाइमेटिक होता है, लेकिन इंजाइम सिर्फ 2 ही आरएनए मिलता है, 2 ही आरएनए इंजाइम के फॉर्म में होता है। तो आरएनए ही आपका डीएनए तो कभी इंजाइम के फॉर्म में एक्ट नहीं करेगा, बहुत स्टेबल होता है। तो खैर अभी समझते हैं। एंड चौथा इज क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। ये बहुत हेवी हेवी प्रोटीन में मदद से हीमोग्लोबिन ये सब हो गया। ठीक है, चलिए इसको भी देख ही लेते हैं। चलिए तो अब जरा सा एक, हम लोग अभी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन का बात कर रहे थे ना, पर वापस से हेडिंग डाल रहा हूँ। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन पहले तो बोले दिए थे, 4 तरह का, बात ये भी थे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी और क्वाटरनरी। सबसे पहले याद रखो कि प्रोटीन इज अ हेट्रोपॉलीमर, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। प्रोटीन इज अ हेट्रोपॉलीमर। आप अच्छे से जानते हो कि होमोपॉलीमर उसको बोलते हैं जिसका सारा का सारा मोनोमर, सारा का सारा कंस्टिट्यूएंट अगर सेम हो, है ना, सेम तरह का मॉलिक्यूल एग्जैक्टली सिमिलर, तो आप उसको बोलोगे होमोपॉलीमर। अगर एक से अधिक हो तो आप उसको बोलोगे हेट्रोपॉलीमर। तो प्रोटीन इज अ हेट्रोपॉलीमर क्योंकि इसमें इसका यूनिट तो अमाइनो एसिड है, लेकिन क्या सारा अमाइनो एसिड सेम है? नहीं, अलग अलग। बहुत समय तक इसमें कंफ्यूजन रहा था। कई बार क्वेश्चन आया, बच्चे होमोपोलम हेट्रोपॉलीमर किए थे, गलत हो गया, होमोपॉलीमर को सही आंसर लिया था पहले के टाइम में। और उस वक्त ये लॉजिक था कि भाई है तो अमाइनो एसिड ही ना। बट अब टाइम बदल गया है, अब एनसीईआरटी खुद ही लिख दिया है कि प्रोटीन इज अ हेट्रोपॉलीमर। और जैसे ही आप हेट्रोपॉलीमर लिख चुके हैं तो आप फंस गए, है ना। तो इसीलिए अब वो गलती नहीं कर सकता, आपको हेट्रोपॉलीमर ही आंसर देना है। नेक्स्ट इज इसका 4 तरह का स्ट्रक्चर। प्राइमरी, सबसे पहले तो प्राइमरी के बारे में लिख ही लेते हैं, अच्छा रहेगा, लिख लो। ओनली पेप्टाइड बॉन्ड प्रेजेंट। इसका डायग्राम हम अभी आपको दिखाए थे तो समझाए थे कि सिर्फ पेप्टाइड बॉन्ड होता है, और बताए थे कि स्ट्रेट चेन होता है, और स्ट्रेट चेन होने की वजह से इसका लेफ्ट एंड को क्या बोलते हैं? एन टर्मिनल की सी टर्मिनल, एन टर्मिनल, और राइट एंड को सी टर्मिनल, याद रखिएगा।
अच्छा, अगर इसी में कॉइलिंग होना शुरू हो जाए, अब सेकेंडरी स्ट्रक्चर का बात कर रहे हैं, अगर सेकेंडरी स्ट्रक्चर का बात करें तो याद रखिएगा यहाँ पे पेप्टाइड एज वेल एज H बॉन्ड प्रेजेंट। अभी थोड़ा देर पहले भी लिखे थे हम लोग इस बात को, बट फिर से लिख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है थोड़ा। और ये दो तरह का होता है, ठीक है, दो तरह का होता है। इट इज ऑफ टू टाइप्स, एक होता है अल्फा हेलिक्स एंड सेकेंड इज बीटा प्लेटेड। अल्फा हेलिक्स में इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्ड होता है, ये याद रखिएगा, ज्यादा जरूरत नहीं है, बट चलो एक काम कर लेते हैं, लिख लेते हैं कि ये जो भी नेल्स या हेयर्स होते हैं ना, बाल नाखून, ये सब अल्फा हेलिक्स के एग्जाम्पल हैं। स्किन, मायोसिन, ट्रोपोमायोसिन, फाइब्रिनोजेन, ये सब जो भी नाम सुने सब इसका एग्जाम्पल है। और बीटा प्लेटेड का एग्जाम्पल आप याद रख सकते हो, फाइब्रोइन, फिर आपका केजीन, ये जो केजीन है ना, यही मिल्क प्रोटीन है। मिल्क के अंदर जो प्रोटीन मिलता है उसका नाम है केजीन। मिल्क में जो शुगर मिलता है उसका नाम है लैक्टोज, है ना। अच्छा, स्पाइडर सिल्क या नेचुरल सिल्क जो भी है वो भी यही होता है। हाँ, आई गेस अब कुछ इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी से तो नहीं छूट रहा है, जब देख लें, नहीं छूट रहा, चलो। अच्छा, 2 डिग्री स्ट्रक्चर में ना हेलिक्स बनाता है। एक पॉइंट और लिख लेते हैं, हियर हेलिक्स इज फॉर्म्ड। हेलिक्स मतलब एक दूसरे पे लेयरिंग होना शुरू हो जाएगा। हियर हेलिक्स इज फॉर्म्ड एंड माइंड इट, ओनली राइट हैंडेड हेलिक्स आर फॉर्म्ड। कहने का मतलब ये है कि आप एक चीज को ऐसे भी घुमाओगे या आप उसी चीज को ऐसे भी घुमा सकते हो, दोनों ही हेलिक्स है। बट इस वाले में आप राइट हैंड की तरफ घुमा रहे हो, देखो ये मूवमेंट की तरफ, राइट की तरफ हो रहा है, ऐसा ऐसा ऐसा। और इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड। देखो इधर, यहां से शुरू किए थे, लेफ्ट में गया, और यहाँ पे यहां से शुरू करके राइट में गया। हेलिक्स तो दोनों ही है, लेकिन याद ये रखना है कि प्रोटीन में सेकेंडरी स्ट्रक्चर में मेन सिर्फ और सिर्फ राइट हेलिक्स बनता है, राइट हैंडेड हेलिक्स बनता है। ये एनसीईआरटी लिखा है इसलिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हेलिक्स को अगर समझना है तो आप इसको स्टेयर केस की तरह समझ सकते हो। कई बार आप सीढ़ी देखे होंगे कि एक ऐसा लोहा का बीच में होगा और उसके चारों तरफ ऐसे चल चढ़ने के लिए घूमता है ना, यही हेलिक्स है, ठीक है। तो ये रहा, प्राइमरी स्ट्रक्चर के बारे में हमने पढ़ा, सेकेंडरी स्ट्रक्चर के बारे में हमने पढ़ा। अब थोड़ा सा टर्सरी के बारे में भी जान लें। टर्सरी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंजाइमेटिक एक्शन के लिए सिर्फ सिर्फ वही जरूरी है। नेसेसरी फॉर, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, नेसेसरी फॉर इंजाइमेटिक एक्शन। कोई भी इंजाइमेटिक एक्शन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है टर्सरी स्ट्रक्चर, ठीक है। फिर आप अगला पॉइंट यह याद रखिएगा, इसमें पेप्टाइड बॉन्ड, एच बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड, हर तरह का बॉन्ड देखने को मिलता है। टर्सरी स्ट्रक्चर बनता है कैसे? हम्म, इसमें लॉन्ग प्रोटीन चेन्स जो कि पहले से सेकेंडरी हो, आर फोल्डेड ऑन इटसेल्फ, अपने आप पे फोल्ड होता है, टू फॉर्म टर्शियरी स्ट्रक्चर, ठीक है। ये 3 डायमेंशनल होता है, इट इज 3D स्ट्रक्चर, ठीक है। अब आया बात
क्वाटरनरी स्ट्रक्चर का। चौथा, इसका एग्जांपल ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्वाटरनरी का। याद रखिएगा कि क्वाटरनरी स्ट्रक्चर कैसे बनता है भाई, तो इसमें क्या होता है ना कि एक यूं कहो ना कि एक पॉलीपेप्टाइड या फिर सब यूनिट का असेंबली है ये, है ना। एक की तरह बहुत सारा सब यूनिट आपस में जुड़ के, बहुत सारा पॉलीपेप्टाइड आपस में जुड़ के क्वाटरनरी बनाता है। और इसका एग्जांपल ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसा कि भी हम बोले थे कि इसका एग्जांपल होगा हीमोग्लोबिन, ठीक है। और याद रखिएगा हीमोग्लोबिन के बारे में एक आध बात, ये हेवीएस्ट प्रोटीन इन वर्टिब्रेट है। हेवीएस्ट प्रोटीन इन वर्टिब्रेट्स, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये 2 अल्फा चेन से बना होता है और इसमें 2 बीटा चेन होता है, याद रखिएगा। मतलब टोटल कितना सब यूनिट, टोटल सब यूनिट कितना हो गया, फिर हम एचबी के लिए बात कर रहे हैं, टोटल सब यूनिट कितना हुआ, तो 4 हुआ, 2 अल्फा का और 2 बीटा का, ऐसे करके एकदम याद रखना है, ठीक है ना। चलिए आई गेस इतना पे आपका काम हो गया। अच्छा, एक नोट करके लिख सकते हो, कुछ आर्टिफिशियल स्वीटनर, कई बार सुने बोलते हैं शुगर फ्री मिठाई या शुगर फ्री च्यवनप्राश या कुछ भी शुगर फ्री। तो कोई चीज शुगर फ्री है इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो मीठा नहीं। शुगर फ्री होने का मतलब ये होता है कि उसमें कार्बोहाइड्रेट नहीं। बहुत सारा प्रोटीन ऐसा होता है जो आर्टिफिशियल स्वीटनर के फॉर्म में यूज किया जाता है। प्रोटीन्स एज, नोट करके लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन, आर्टिफिशियल स्वीटनर यहाँ एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन बहुत पूछता है, बहुत अभी भी पूछता है। केमिस्ट्री में बायोमोलिक्यूल जहां पढ़ना है वहां एनसीईआरटी में है। इस ब्रेजीन का नाम एक आध जगह और आएगा, ब्रेजीन, या बस यही याद रखो, ज्यादा टेंशन। ब्रेजीन ये आर्टिफिशियल स्वीटनर है। नॉर्मल चीनी जो हम लोग यूज करते हैं उससे 200 गुना ज्यादा मीठा होता है, 200 गुना। बहुत इंपॉर्टेंट बात, बहुत मीठा होता है। अच्छा, उसके अलावा एक और याद रखिएगा, ग्लूट 4 एक प्रोटीन है जो इनेबल्स ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट इनसाइड सेल्स, हमारे सेल के अंदर ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट कराने में इसी का सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है। चलिए नेक्स्ट हेडिंग हमारे हिसाब से अभी होना चाहिए लिपिड। चलिए तो बच्चा लोग, अब हमारा अगला टॉपिक तो लिपिड था। इसमें हम लोग अभी आगे कंटिन्यू करते हैं। देखो पूरे टॉपिक को हम बहुत ही सिंपल वे में समझा रहे हैं, बस ध्यान देना। तीन तरह का लिपिड हम लोग को मिलनी पड़ना है। पहला, जिसमें सिर्फ ओनली कार्बोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट, कार्बोक्सिल ग्रुप बोलते हैं COOH ग्रुप को, इसको बोलते हैं, ये ग्रुप अगर प्रेजेंट रहा तो उसको बोलते हैं कार्बोक्सिल। या तो सिर्फ ये ग्रुप प्रेजेंट रहा तो बोलेंगे कार्बोक्सिल ग्रुप, या फिर इसमें एक और चीज ये भी है कि ओनली हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट, और ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप बोलते हैं OH को। एंड तीसरा है बोथ कार्बोक्सिल एंड
हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट, ठीक है, दोनों ही प्रेजेंट है। देखो लिपिड नॉर्मली जो होता है वाटर इनसॉल्युबल होता है। कैसा है मॉलिक्यूल ये? वाटर इनसॉल्युबल। अच्छा देखो एक बात और बता लें, बेहतर रहेगा कि इसको बुक में ही लिख लो, कॉपी में लिख लेना कि सीन बुक, और बुक में ही लिख लो, उससे होगा क्या कि काम थोड़ा आसान हो जाएगा। ज्यादा कॉपी बुक का टेंशन नहीं, क्योंकि बुक में बहुत कुछ डायग्राम भी देखना है, तो वहीं लिख लो, जगह है, ज्यादा चीज है नहीं। पेज 144 में लिख सकते हो, जहां ज्वेटर आयन दिया हुआ था अभी वो देखे थे। ज्वेटर आयन के जस्ट ये जो पैराग्राफ है, दो पैराग्राफ या एक ही पैराग्राफ है, सिर्फ वही लिपिड है। देखो हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ यहाँ पे RCOOH के फॉर्म में होता है ये लिपिड। और माइंड इट, ये जो R है ना, इसमें 1 कार्बन से लेके 19 कार्बन हो सकता है। तो अगर हम ओवरऑल बात करें तो फैटी मतलब वैसा लिपिड जिसमें कार्बोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट हो, उसमें कितना कार्बन हो सकता है? देखो एक कार्बन रहा मिनिमम R में, और एक कार्बन यहाँ तो फिक्स है ना, तो ओवरऑल कितना कार्बन होगा? मतलब मिनिमम 2 कार्बन से शुरू होगा और मैक्सिमम कितना कार्बन होगा? देखो 19 यहाँ R में हो गया, और एक तो ये था ही 20 कार्बन। मतलब ओवरऑल रेंज इसका 2 से 20 कार्बन का होता है। इसका एग्जांपल याद रखिएगा, एक है पामेटिक एसिड, पामेटिक एसिड जिसमें कि टोटल 16 कार्बन होता है, टोटल 16 कार्बन होता है। और दूसरा इज एराकिडोनिक एसिड, एराकिडोनिक एसिड, इसमें 20 कार्बन होता है। ये एराकिडोनिक एसिड याद रखिएगा, बहुत अच्छे से याद रखिएगा, ये अगले साल ह्यूमन रिप्रोडक्शन में फिर से घूम के आएगा, ठीक है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन में फिर से घूम के आएगा। ये मेल में मिलता है, खासकर मेल में एराकिडोनिक एसिड प्रिकर्सर होता है, और याद रखिएगा इसको। कहाँ आएगा क्या आएगा 12th में ही जानेंगे। एक्चुअली में ये एक ऐसा मॉलिक्यूल बनाता है जो स्पर्म के मूवमेंट को एक्सेलरेट करता है फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में। तो देखते हैं ना, वहीं देखेंगे, अभी फालतू में हम लोग उधर घुस रहे हैं। अच्छा नेक्स्ट इज ओनली हाइड्रोक्सिल ग्रुप। इसका एग्जांपल आप ग्लिसरोल ले सकते हो, सबका भी हम डायग्राम मतलब पूरा पूरा स्ट्रक्चर बना के भी बताएंगे। एंड बोथ कार्बोक्सिल एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप में आप कोई भी ग्लिसराइड ले सकते हो। इसमें जो होता है ना, हियर फैटी एसिड्स आर स्टेरिफाइड, स्टेरिफाइड मतलब फैटी एसिड को ईस्टर बॉन्ड से जोड़ते हैं विथ ग्लिसरोल। किससे जोड़ते हैं? ग्लिसरोल से। इसमें एक से अधिक ग्लिसरोल हो सकता है, ठीक है, सॉरी एक से अधिक फैटी एसिड हो सकता है, कैन हैव मोर देन 1 फैटी एसिड। यहाँ अभी जस्ट आएंगे, थोड़ा देर में तुरंत आएंगे वापस से इसका डायग्राम के साथ, पहले थोड़ा और लिख लें। अगला पॉइंट जो हम चाहेंगे कि आप लोग लिखिए वो होगा, लिपिड को एक और बेसिस से 2 टाइप में बांटते हैं। लिपिड को एक और बेसिस से 2 टाइप में बांटते हैं, और वो बेसिस होता है ऑन द बेसिस ऑफ मेल्टिंग पॉइंट। देखो वैसा लिपिड जिसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है उसको हम लोग बोलते हैं फैट्स, हायर मेल्टिंग पॉइंट। और वैसा लिपिड जिसका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है उसको हम लोग बोलते हैं ऑयल, लोअर मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, लोअर मेल्टिंग पॉइंट का मतलब क्या? वैसा चीज जो कम टेम्परेचर में भी पिघल जाए, और हायर मेल्टिंग पॉइंट मतलब वैसा चीज जो अधिक टेम्परेचर होने पे पिघले।
एक एग्जांपल लेते हैं ना, आपके घर में तेल भी होता है, डालडा भी होता है। डालडा नहीं देखे होगे तो तेल, और कोई भी तेल, सरसों का तेल हो जाए या रिफाइंड ऑयल हो जाए, घी तो देखे ही होंगे। घी इज अ फैट। देखो ठंडा के दिन में वो जम जाता है, क्यों? क्योंकि उसको पिघलने के लिए अधिक टेम्परेचर चाहिए, तो वो फैट है। और तेल, सरसों का तेल कितना भी ठंडा पड़ जाए जमता नहीं है, क्योंकि वो फैट नहीं, वो ऑयल है। और केमिकली बात करें तो दोनों ही के दोनों कैसा है, लिपिड। इसलिए बताया भी डाइजेशन में कि आप मान लो कि लिपिड इज अ टाइप ऑफ फैट, सिंपली आप उसको फैट कह सकते हो, लिपिड। बार बार बोलते थे कि लिपिड को आप फैट बोल सकते हो। अभी आपको साफ साफ समझ में आ रहा होगा कि लिपिड को फैट बोल क्या सकते हो, लिपिड का ही टाइप होता है फैट, है ना। चलिए, फैट का तो बहुत सारा एग्जांपल आपको पता होगा। ऑयल में एक, ये ऑयल का एग्जांपल एनसीईआरटी दिया है, तो आप भी याद रखिएगा, ठीक है। और अब एक और फाइनल और इम्पोर्टेंट पॉइंट, ये है फॉस्फोलिपिड। ठीक है, सब लिख लीजिए। फॉस्फोलिपिड क्या होता है? तो लिखिए, लिपिड्स हैविंग phosphorus and phosphorylated organic compound. Lipids having phosphorus and phosphorylated ऑर्गेनिक कंपाउंड, वैसा चीज या वैसा लिपिड जिसमें या तो सीधा सीधा फास्फोरस हो, या फिर फास्फोरस जुड़ा हुआ कोई और ऑर्गेनिक कंपाउंड हो। फॉस्फोराइलेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड इन देम, इनको क्या बोलेंगे? फॉस्फोलिपिड। इसका एक एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, लेसिथीन। और ये लेसिथीन कहाँ मिलता है? इन सेल मेम्ब्रेन। कहाँ मिलेगा? सेल मेम्ब्रेन में मिलेगा। अब चलिए थोड़ा सा किसी और दुनिया में लेकर चलते हैं आपको। यहाँ हम वापस से पेज नंबर 145 पे आ चुके हैं। जो कुछ भी लिखेंगे उम्मीद करेंगे कि आप भी लिख रहे होंगे। देखो यहाँ आपको पामिटिक एसिड दिख रहा होगा, है ना। फिर आपको यहाँ देखो, ये देखो पामिटिक एसिड, ये एक फैटी एसिड है जिसमें देखो ये है आर ग्रुप। आर, कोई भी देखो ना, CH3 और CH2 14 बार, मतलब ऐसा लिखा हुआ है CH3 CH2 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 CH2, 1 2 3 4 ऐसे करके 14 टाइम्स, और उसके बाद फिर फाइनली COOH। तो देखो 14 टाइम्स यहाँ पे कार्बन हो गया, और एक यहाँ 15, और एक 16। तो पामेटिक एसिड में ओवरऑल कितना कार्बन? जाहिर सा बात है 16 कार्बन। बस यही चीज पकड़ना है आपको। ये है पामेटिक, स्ट्रक्चर याद होना चाहिए। पामेटिक एसिड 16 कार्बन का बना हुआ, एक तरफ आर ग्रुप है, आर मतलब कोई भी अल्काइल ग्रुप है, और दूसरी तरफ उसमें COOH जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट इज ग्लिसरोल। ये जो ग्लिसरोल है, इसका एक और नाम है ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन। क्या नाम है? इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए यहीं पे, एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन। ट्राई हाइड्रोक्सी, देखो ये अगर ऐसा होता सर, CH3 CH2 CH3, तो आप इसको क्या बोलते हैं? प्रोपेन ही तो बोलते। इसी प्रोपेन पे एक एक हाइड्रोजन हटा है और OH जुड़ गया है। ये हो गया CH2, ये भी हो गया CH2, ये सिर्फ CH रह गया, तो उसको क्या बोले? 3 हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़ा है, इसलिए बोले ट्राई हाइड्रोक्सी, और प्रोपेन से बना इसलिए बोले प्रोपेन। ठीक है, तो उसका एक और नाम ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन, याद रखिएगा। क्यों बोले? क्योंकि इसमें 3 OH ग्रुप जुड़ा है,
याद रखिएगा ये स्ट्रक्चर भी और ये कॉमन नेम भी, साइंटिफिक नेम भी, ट्राईहाइड्रोक्सी प्रोपेन। नेक्स्ट ये है ट्राइग्लिसराइड्स, एक ऐसा ग्रुप जिसमें आपको OH भी दिखेगा कहीं कहीं, और एक ऐसा ग्रुप OH मतलब कि ईस्टर बॉन्ड, OH फाइनली मतलब यहाँ OH क्या कहोगे, हाइड्रोक्सिल ग्रुप था, उसके बाद वो कंबाइन हो गया तो H हट गया। मतलब सिंपल याद रखो कि यहाँ पे OH ग्रुप भी है और यहाँ पे COH ग्रुप भी था, दोनों था, लेकिन OH और COH ईस्टर क्या होता है, ईस्टर इसी के बीच का तो रिएक्शन होता है। इन्हीं दोनों के बीच का तो रिएक्शन बनता था ईस्टर, अगर याद आ रहा है क्लास 10th में आप पढ़ते हैं सोप ईस्टर बॉन्ड पढ़े थे, ईस्टर बॉन्ड COOH ग्रुप और OH ग्रुप से बॉन्ड बनने के बीच बनने के बाद बनता है ईस्टर। तो वही बात यहाँ है, इसमें ईस्टर बॉन्ड है, और ईस्टर बॉन्ड कब बना होगा, जब गारंटीड यहाँ पे COOH ग्रुप भी होगा और OH ग्रुप भी होगा, याद रखिएगा। और ये एक ट्राइग्लिसराइड है, ट्राइग्लिसराइड। ये देखो लेसिथिन, इसका डायग्राम बना देता है और पूछता है कि किसका डायग्राम है, इस डायग्राम को बहुत अच्छे से याद रखिएगा। और ये भी याद रखिएगा कि एक फॉस्फोलिपिड है, ये भी याद रखिएगा कि ये सेल मेम्ब्रेन में मिलता है, ज्यादा टेंशन की जरूरत नहीं, लेकिन ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट ईयर हम 10 में से कम 5 टेस्ट में तो इसको देखे होंगे, जो मेरा टेस्ट होता था नॉर्मल टेस्ट क्लास में। देखो ये है कोलेस्ट्रोल, इसके बारे में थोड़ा सा पीछे दिया है, बट जो दिया है उसको नहीं लिख दे रहे हैं। लिखिए हैज 4, यही लिख लीजिए, रिंग्स एंड 1 OH ग्रुप। आंख फाड़ फाड़ कर देखो, 1 रिंग, 2 रिंग, 3 रिंग, 4 रिंग, 4 रिंग है और 1 OH ग्रुप है ना, इसीलिए बोले कि ये क्या है, 4 रिंग और 1 OH ग्रुप से मिलकर बना हुआ है। अगला पॉइंट, इट इज फॉर्म्ड बाय एसिटिक एसिड, फॉर्म्ड बाय एसिटिक एसिड, ये भी पीछे एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ये पेज नंबर 153 सेकेंड लाइन में दिया हुआ है एनसीईआरटी में, पेज 153 सेकेंड लाइन में दिया हुआ है एनसीईआरटी में। और इसका कोई काम तो है नहीं, आप इसको याद रखिए, सीधा एसिटिक एसिड से बनता है, दैट्स ऑल। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला भी पूछना है तो CH3COH। चलिए ये पहला लेक्चर इतना ही, अब अगले लेक्चर में हम लोग सीधा एंजाइम पढ़ेंगे और इस चैप्टर को फिनिश कर देंगे। ओके, गुड लक, गुड बाय।